आपका भी हाँ अब ये ठीक हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके वाई न्यूज और मैं हूं गुरमीत सिंह संधू। दर्शकों, कल 4 तारीख को बजट सत्र जो जम्मू कश्मीर का था वो खत्म हो गया और इस तरह बजट सत्र के दौरान बहुत सारे मुद्दे जो है निकल कर सामने आए और कुछ पे जो है उसको पास भी किया गया, कुछ पेंडिंग भी हैं। जिस तरह से डेली वेजर का अभी तक मसला जो है वो इसी तरह से यूं का तू ही है। वहीं पे पैरामेडिकल जो स्टाफ है वो हड़ताल पे हैं, ओपीडी जो है वो प्रभावित हो रही है, लोग जो है दर-बदर हो रहे हैं। उनका कहना है कि हम 24 आवर्स काम करते हैं तो जो है 2.5 दिन की सैलरी जो है उन्हें मिलनी चाहिए। इस दौरान कई बार जो है देखने को मिला असेंबली में नोक झोंक भी हुई। स्कीना इट्टू का कल का जो है वाकया जो है बहुत ही चर्चा का रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे वरिष्ठ नेता और चीफ स्पोक पर्सन और XMLC शेख बशीर हमारे साथ हैं। उनसे जो बजट सत्र जो है खत्म हुआ उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले तो शेख साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शेख साहब, जिस तरह से ये बजट था, काफी उम्मीदें रहती हैं बजट में कि कुछ लोगों को राहत मिलेगी। ओवरऑल जो बजट है उसको किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, इलेक्शन होने के बाद ये दूसरा बजट हुआ है जो फाइनेंशियल बजट हुआ है, क्योंकि इलेक्शन होने के फौरन बाद कश्मीर में एक बजट हुआ था, सेशन हुआ था। उसके बाद पिछले साल 2025 में मार्च में बजट हुआ, ये दूसरा है। इसमें फाइनेंशियल जब बजट ये होता है तो इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस होते हैं। जम्मू कश्मीर की फाइनेंशियल पोजीशन डिस्कस हुई, पूरे इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको भी डिस्कस किया जाता है। जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में यही एक रास्ता होता है कि जब लोग नुमाइंदे चुनते हैं तो नुमाइंदे चुन के जब आते हैं तो वो सड़कों पे बहस नहीं करते बल्कि असम्बली के उस ऐवान में बात करते हैं और वो लोग उनको सुनते हैं कि डे टू डे कि क्या डिस्कशन होगा। जिस तरह आपने कहा कि वहाँ तकरार हुई सकीना जी के दरमियान और एक मेंबर असम्बली के दरमियान, ये तकरार भी होती है और लोगों के हित में डिस्कशन होता है। तो ये बजट लंबा भी चला और इसमें बिल भी पास हुए, पेंडिंग भी हैं, लेकिन लोगों को उम्मीद बनी है ये जो अब बजट पास हुआ है इससे जो डेवलपमेंट का नया रास्ता जम्मू कश्मीर में शुरू होगा। शेख साहब, मेरा एक सवाल है कि काफ़ी उम्मीद थी कि इस बजट सत्र में जिस तरह से सरकार ने भी कहा था, उमर साहब ने कहा था, हम डेली वेजर का मसला जो है वो पिछले जो है कश्मीर में बजट सत्र हुआ था उसमें ही करेंगे, लेकिन वहाँ भी नहीं हुआ। इस बार भी जो है वो ही लॉलीपॉप दे दिया गया कि हम फेस बाय मैनर तरीके से जो है उनको करेंगे, जो है परमानेंट करेंगे, लेकिन निकल के फिर वही फेस बाय मैनर में वो कब होगा, फिर अगले बजट सत्र में चला जाएगा? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। डेली वेजर्स के सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि इनको परमानेंट करना है। इसमें बहुत से बॉटलनेक्स थे, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, वो सॉर्ट आउट कर ली गई हैं। मिसाल के तौर पे पहले ये तय नहीं था कि ये टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर आ गया। चीफ सेक्रेटरी की सदारत में एक कमेटी बनी, सबको कहा गया कि अपने अपने डिपार्टमेंटों के जो हैं वो सारे जमा हो जाएं, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी हेड ऑफ दी उसका होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद सब कमेटी बनी, सब कमेटी ने बाज़ाब्ता डिस्कस किया कि इसको कैसे, क्योंकि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं। बिल्कुल आपके पास जो किट्टी में है वो क्या है, उसमें असेंबली के अंदर भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि अब इनको हम फेज में प्रोसेस शुरू कर देंगे। आपने कहा कि नहीं, वही ऐसा नहीं है। इसमें ये जो गुज़श्ता साल वक्त गया, ये ज़रूरी था कि हाज पाज में तो नहीं होना चाहिए था कि किसी डिपार्टमेंट ने बताया कि मेरे पास 10,000 डेली वेजर है तो कर दो परमानेंट। यहाँ इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि पहला फिगर एक आया, फिर दोबारा इन्वेस्टिगेशन हो गई तो दूसरा फिगर आ गया, फिर तीसरा आ गया। इसीलिए चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई कि टोटल फिगर हमें बताइए
वो तय हो गया पहले। जी जी अब उस टोटल फिगर में जितना भी फिगर बना है, मैं एग्जैक्ट उसको नहीं जाना चाहता हूं, जी बिल्कुल, उसमें वन गो में नहीं हो सकता। वन गो में इसलिए नहीं होगा कि उतना पैसा शायद नहीं होगा। बिल्कुल उसमें वो रूल्स बना रहे हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी। बिल्कुल जी, मुमकिन है फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दी जाए जो रिटायरमेंट के करीब है, करीब है, बिल्कुल वो दिया जाए जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के लोग हैं। अब अगर किसी का अगर जिसकी ज्यादा सर्विस है, किसी का 20 साल है, किसी का 25 है, किसी का 10 साल है, वो सारी चीजें जो हैं वो डिस्कशन हो रही हैं और वो प्रोसेस अब इस बजट ईयर से शुरू हो जाएगा। अब उसको इंतजार नहीं करना है। जिस वक्त हो जाएगा तो मैं आपके माध्यम से उन लोगों को जो सड़कों पे हैं, वो सड़कों पे मसले हल नहीं होते। हाँ नहीं, अब डिप्टी सीएम ने कहा है ये जो डेली वेजर के जो ये शिकार हो रहे हैं, वो किसी के इशारे पे काम करेगी, ये बड़ा आरोप लगाया बिल्कुल था। बिल्कुल, वो किसी के इशारे पे काम नहीं, उन्होंने जिनके इशारे पे वो काम कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उन्होंने भी उनकी तबाही की, उन्होंने लाठियां भी उन पे बरसाई। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले 10 साल के जिम्मेदार वही हैं। 10-11 साल 2014 के बाद 2025 तक वही जिम्मेदार हैं। लाठियां भी उन्होंने पड़ी। तो मैं उनको ये कहूंगा कि किसी के इशारे पे काम नहीं करो, आप अपना काम जारी रखो। गवर्नमेंट के साथ जो है राब्ता रहना चाहिए। उनके डिपार्टमेंट्स ने जो लिस्टें दी हैं, वो लिस्टें अगर उसमें कहीं कमी ज्यादा है तो चीफ सेक्रेटरी के साथ बात करो। जी बिल्कुल, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी जो है एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है। तो इसी के साथ मैं आपको जो कहूंगा कि उनको मतमीन रहना चाहिए कि ये प्रोसेस शुरू हुआ है। टोटल कितने, चीफ मिनिस्टर ने परसों भी हाउस में कहा कि अब हम इनको कर देंगे, मगर अब आने वाले दिनों में क्योंकि बजट तो पास हुआ, बिल्कुल, अब बजट पास होने के बाद डिपार्टमेंट वाइज उनकी जो जाएगी एलोकेशन, वहां से पता लगेगा किस जगह क्या करना चाहते हैं। तो ये इसलिए कि अगर हम कोई चीज कर लेते हैं और बाद में उनको पैसा नहीं मिले तो फिर हमारी जिम्मेदारी। और शेख साहब, ये मुद्दा जो है ना, सभी जो ओपोजिशन ने बनाने की कोशिश की, बीजेपी की कहेंगे तो वो भी बड़ा हल्ला किया, इसी तरह से पीडीपी ने भी काफी हल्ला किया। डेली वेजर का रोज नया नित्य दिन जो है डेली वेजर की बात की, आखिरकार स्पीकर साहब ने कहा है कि क्या डेली वेजर जब उमर ने कह दिया, सरकार ने कह दिया कि हम पक्का करेंगे, तो ये देखिए पहली बात है कि डेली वेजर्स का इशू, उनको भी शर्म आनी चाहिए जो सुबह से शाम तक शोर करते हैं। क्योंकि कल तक तो आप ही हेल्म ऑफ अफेयर्स थे, तो क्यों नहीं मसला हल किया? उमर साहब ने हाउस में भी कहा कि अगर आपको इतनी फिक्र थी तो क्यों नहीं किया? अब अगर नहीं किया तो हमको करने दो। और हमको करने के लिए मतलब हो गया कि आप सड़कों के ऊपर उनके साथ बहस करोगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा। अच्छा, ये हो गया एक डेली वेजर का। दूसरा मसला जो है बड़ा बर्निंग इशू है, 72 घंटे की हड़ताल थी। ओपीडी जो है, पैरामेडिकल जो स्टाफ है, जनरल मांग है, पहले मिलता था, अचानक उसको बंद कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि जो अब सकीना इट्टू ने कहा है कि हम रिपोर्ट जो है कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद लागू। तो जब पहले देते तो अब क्या दिक्कत होगी? पहली चीज ये है कि इसका जाती तौर पे मुझे इल्म नहीं है, लेकिन पहली बात यह है कि क्या ये सकीना इट्टू जी के जमाने में बंद हुआ? जो मैंने सुना है कि ये जो 2.5 दिन की तनख्वाह है, इसके बेसिकली कोई रूल्स नहीं थे। जी जी, कोई जाब्ता नहीं था। तो अब उन्होंने उसको बाज़ाब्ता तौर पे वो सर्विस करते हैं, आज तक सर्विस करते आए हैं। तो मैं चूंकि खुद समझना चाहता हूं कि बुनियादी तौर पे किस जगह पे ये मसला जो है अटका हुआ है। मैंने सुना है एक दिन सकीना इट्टू जी अस्पताल गई थी कोई चीज करने के लिए, तो वहां वो अब चूंकि मिनिस्टर बनी है तो जाहिर है उसने जाना था वहां। बिल्कुल, वहां कुछ लोगों ने शोर उठाया। जब शोर उठाया तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे मौका दे दो समझने का कि भाई क्या है। अब हाउस चल रहा था, मुझे नहीं मालूम है कि गवर्नमेंट इस मामले में क्या करना चाहती है। मैं इतना ही कहूंगा कि कोई भी चीज जो है हड़ताल से मसला नहीं शुरू होता है। उनको लोगों की लाइव्स जो हैं उनके साथ खेलना नहीं चाहिए। ये बड़ा अहम इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इसमें बीमार होते हैं लोग, उनकी जिंदगियों के साथ खेलना नहीं चाहिए। वो सर्विसेज को जारी रखें, साथ में गवर्नमेंट के साथ भी बात करें। अगर वो समझते हैं कि गवर्नमेंट इसमें फेल हो गई, फिर वो मसला जो है वो हड़ताल की तरफ जाएं। तो जिस तरह से अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग है, वहाँ पे भी बड़ा टेंस बनी है कि लोगों को एलपीजी गैस नहीं मिल रही है, पेट्रोल जो है डीजल उसके रेट बढ़ गए हैं। तो जिस तरह से लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की गई अपोजिशन की तरफ से, क्या कहेंगे इस तरह से सरकार क्या कर रही है? पहली बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि
स्टॉक की कमी नहीं है जी हमारे पास मौजूद स्टॉक है। फिर उसके बाद ये लगना नहीं चाहिए, फिर भीड़ नहीं होनी चाहिए। जो सिस्टम चल रहा था उस सिस्टम से वो चीज़ें मिलनी चाहिए लोगों को। जी बिल्कुल। लेकिन मैंने देखा, एक दिन मैं घर से निकला, मुझे गाड़ी में तेल डलवाना था, तो मैं 2-3 पंपों में गया, आगे लिखा था आउट ऑफ ऑर्डर। तो आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब है कि पंप खराब है। तो उसमें जब मैंने देखा कि 2-3 जगहों पे लिखा तो मैं खुद भी परेशान हो गया कि क्या डीजल बिल्कुल बंद हो गया है। बाद में पता लगा कि कोई नहीं है, जानबूझ के ये कर रहे हैं। फिर मुझे याद आया कश्मीर में उमर साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि अगर ये इस तरह भीड़ भाड़ करेंगे और इस तरह तंग करने तो मैं पेट्रोल पंप्स को बंद कर दूंगा। उसके बाद ये बंद नहीं हुआ, लेकिन अभी भी मैं भी फील करता हूँ कि गैस वाले जो हैं जब वो पोर्टल बंद कर देते हैं, वो ऑनलाइन बुकिंग जो है वो बंद कर देते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, अब तो कल परसों मैंने सुना है नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं, वो मार्केट में जाएं, देखें कि चीज मौजूद है तो फिर ये स्केर्सिटी सरकार आपकी आप तो बिल्कुल नहीं, मैं आपके माध्यम से इसीलिए कह रहा हूं कि जो नोडल अफसर्स बने हैं वो मूव करें, स्टॉक्स चेक करें, लोगों के साथ राब्ता रखें कि किस जगह पे क्या। हाँ, एक चीज मैं समझता हूं कि ये जो जंग हो रही है, जो 5वें हफ्ते में अब चल पड़ी है, इस जंग से हम मतलब हमें भी असर पड़ेगा। क्योंकि ये जो सप्लाई है इस पर हम निर्भर करते हैं। तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को भी इसको फेस करने के लिए, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं है कि जंग खत्म करना, जंग को हासिल चलाना, ये हमारे बस में नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर आप इंडिया कहते हैं मैं विश्व गुरु हूं, तो मैं अपील करता हूं कि अगर विश्व गुरु हैं तो इस जंग को बंद कराओ। जी जी। तो वो विश्व गुरु से नहीं, वो तो छोटा सा देश पाकिस्तान मीडिएटर बना है तो विश्व गुरु कहा गया। तो मैं समझता हूं कि हमको इसके लिए तैयार रहना है। अगर कोई आर्टिफिशियल स्केर्सिटी होती है, आर्टिफिशियल ब्लैक मार्केटिंग होती है कोई इस तरह, तो इस तरह की चीजों को चेक करने के लिए हम गवर्नमेंट की मदद करें, गवर्नमेंट का हाथ पांव बने, आंखें बने, ताकि इनको हम रोकें। शेख साहब, एक और बड़ा कि जो कमर्शियल सिलेंडर है, ज्यादातर रेस्टोरेंट, होटल है, ढाबे वाले हैं, उनका बिजनेस तकरीबन बड़ा प्रभावित हुआ है। कई लोग जो है काम कर रहे थे और बेकार हो गए, घर चले गए हैं। देखिए, पहली चीज ये है कि मैंने आपको बताया कि जंग का असरात हम पे पड़ेंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि चीज जब उस मिकदार से नहीं आएगी जो मिकदार आती थी, तो कुदरती है उसमें थोड़ा सा प्रेशर बनेगा। इस प्रेशर को बर्दाश्त करने का तरीका यह है कि जो अननेसेसरी स्टॉक्स ना, कि किसी को 10 सिलेंडर की जरूरत है, वो 50 आदमी 50 सिलेंडर बंद कर दे, तो वो चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो चेक करें। गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं इसको वो चेक करें, और वो रोज बयान देते हैं कि नहीं जी कोई कमी नहीं है, तो फिर ये भी वो देखें कि ये पोर्टल बंद क्यों हो रहा है। जो ऑनलाइन बुकिंग होती है, किसी के पास जाइए, वो गाड़ियां पहले एक जगह लगती थी, अब पता नहीं कहाँ लगती हैं। तो ये सारी परेशानियां हैं। बट आप मुतमईन रहिए कि उमर साहब इसमें अलर्ट हैं, हमारे जो मिनिस्टर हैं इंचार्ज वो भी इसमें अलर्ट हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि उन्होंने जो नोडल ऑफिसर बनाए हैं, वो नोडल ऑफिसर जो हैं वो एरिया की चेकिंग करें। चलिए शेख साहब, एक और ये है कि सरकार ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है कि जैसा से लगातार जाम की स्थिति बढ़ी हुई है, डीपीआर जो है वो मेट्रो वाली जो है वो बनकर तैयार हो गई और केंद्र से एक उसकी मंजूरी लेनी है। तो ये एक बड़ी खबर है कश्मीर में भी, यहाँ पे भी। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है जी। चलो डीपीआर बन गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक दिन मैं तकरीर सुन रहा था, हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जी कहते थे कि जनाब जम्मू से बड़ी ब्राह्मणा तक तो मेट्रो चल पड़ा है। तो एक दिन मैंने कहा यार हम जम्मू में रहते हैं, वो पता नहीं इंग्लैंड में रहता है। तो अब चूंकि डीपीआर बना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बातचीत करेंगे। और ये डीपीआर बहुत जरूरी है क्योंकि जम्मू के अंदर ये जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ये जो ट्रैफिक है, ये एक बम की शक्ल इख्तियार कर रहा है। बिल्कुल। रोड जिस तरफ भी जाओ, सड़कों के ऊपर गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। बड़ा हैरान होता हूं मैं कि 80-80 लाख 90-90 लाख की गाड़ी जो है खरीदी गई है, लेकिन उसको रखने के लिए जगह नहीं है, वो सड़क के ऊपर है। इस मामले में ट्रैफिक वाले जो हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो अलर्ट होनी चाहिए। कम से कम रोड को खुला रखने के लिए वो उपाय किए जाएं। शेख साहब, एक और मेरा सवाल है कि जिस तरह से बिजली के बारे में बताया गया था, अब नया सिस्टम हो गया कि जो बहुत सारे गरीब लोग हैं वो पे नहीं, इतने बिल है, लाखों का बिल आ जाता है, तो उनको क्या बिजली काटने की धमकी दी जाती है। शायद इस मामले पे उमर साहब खुद
वजीर हैं, उन्होंने इसका संज्ञान लिया हुआ है। बिजली के बिलों के मामले में पहले एक एमनेस्टी जारी की थी कि 31 मार्च तक, बिल्कुल कि भाई उनको इस हद तक ये बिल भर दीजिए, आपको कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। ठीक है। अब किन लोगों ने उसका फायदा उठाया, किन लोगों ने, उसके बाद जो रह गए हैं, मुझे लगता है उसके बाद फिर इसके ऊपर बाज़ाब्ता आखिरकार बिजली खरीद के ही हम यूज करते हैं, बिजली हम पैदा करते हैं, लेकिन ये सेंट्रल ग्रिड में जाती है, वहां से वापस खरीद के हमको मिलती है। मुश्किलात हैं, कुछ चीजें जो हैं इस पर भी बहस होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली जो है वो जितनी सस्ती हो सके दें। मगर सवाल यह है कि बिजली की पेमेंट ऑन स्पॉट अगर टाइम पे नहीं होती है तो वो बोझ बढ़ जाता है। तो मैं समझता हूं कि गरीब हो या अमीर हो, अमीर ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करता है, गरीब बहुत कम करता है। डिपार्टमेंट के आदात भी कुछ खराब हैं, जी बिल्कुल, ये भी मुझे मालूम है। मैं सरकारी डिपार्टमेंट तो तबाही करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर आने वाले बिल लाखों में है। मैं सिविल सोसाइटी सामने आए, इस पर बहस करे और इसको कैसे गरीब को बचाया जाए, और अमीर जो बिजली इस्तेमाल करता है पे नहीं करता है। शेख साहब, मेरा एक सवाल है कि पंजाब गवर्नमेंट के साथ जो शाहपुर कंडी डैम है, वहां पे ये एक साइन हुआ था फारूक अब्दुल्ला के टाइम में कि 20% जो है बिजली हमें मतलब कि जम्मू कश्मीर को देंगे, वो यूं का तू है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई बहुत से इश्यूज हैं, मैं आपको बताता हूँ। हमारा तो डिमांड ये था कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमने सलाल प्रोजेक्ट है, बगलियाड़ फारूक साहब के जमाने में बना, दूल हस्ती है, ये प्रोजेक्ट बिजली जम्मू कश्मीर में बिजली का पैदावार जो है वो बहुत बढ़ सकता है। जी बिल्कुल। इसके ऊपर उतना पैसा खर्च नहीं किया गया है, लेकिन अब जब ये बिजली बनी है तो मुझे उम्मीद है कि हम इस बिजली को हासिल करने के लिए सेंटर से बातचीत करें और इसमें सिविल सोसाइटी में जो है वो उसको तैयार करें कि वो समझे कि बिजली का जो है करना क्या है। जी जी। बिजली पैदा हम करते हैं जिस तरह मैंने कहा, और यही बिजली नेशनल ग्रिड में जाती है और वहां से हम खरीदते हैं, बिल्कुल, जो हमारे लोगों को बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं समझता हूं कि इस पर बातचीत होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है कि बिजली सस्ती हो, और सस्ती करने के लिए दो चीजों की जरूरत है। एक कि जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जिस तरह आपने कहा कि जो महादे हुए हैं, जो ट्रीटी हुआ है, उनके साथ वो भी हासिल करें, उस लेवल पे बातचीत होगी। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो भी होगा। एक लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी जो उमर साहब ने कल पास हुआ, उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी बनेगी तो उससे हमारे युवाओं को फायदा होगा, पढ़े लिखे नौजवानों को, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का। देखिए, पहली बात है वो बिल कल पास हुआ, मैं मुबारक देता हूँ, गवर्नमेंट ने वो पास किया। उसमें नौजवान लोग वहाँ ऑब्जर्व होंगे, बल्कि जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, एजुकेशन सेक्टर में एक नया इनकलाब आएगा। मगर मैं समझता हूँ कि एजुकेशन सेक्टर में इनकलाब लाने से पहले हमको एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज ज्यादा क्रिएट करने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमको नई चीजें आगे लानी पड़ेंगी, जो टेक्नोलॉजीज हैं उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि जो नौजवान उससे बाहर आ जाता है यूनिवर्सिटी से, उसको बाद में दरबदर होना पड़ता है, उन मुद्दों पे सोचना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी बन जाएगी, अब पास हो गया है बिल, मैं मुबारकबाद देता हूं कि अच्छा फैसला है जम्मू कश्मीर के लोगों को। लेकिन उसके साथ साथ जो है, ये जो नौजवान पढ़ के बाहर आते हैं वो बिल्कुल अंधेरे में चले जाते हैं। उनके फ्यूचर को मतलब समझते हुए हमको वो चीजें करनी पड़ेंगी ताकि ये जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के जरिए वो नौजवान उसमें, जैसे मिसाल के तौर पे मोबाइल है, जी जी बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी 30 साल पहले, बिल्कुल नहीं। आज आपका हर एक चीज मोबाइल के साथ जुड़ गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है, तो नए नौजवानों को हमको उसके लिए तैयार करना पड़ेगा, और यूनिवर्सिटी के अंदर भी उस तरह के कैरिकुलम को लगाना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन, ओवरऑल किस तरह से बजट की सत्र? बहुत अच्छा बजट सेशन हुआ, और इसमें लोगों ने बहस सुनी, लड़ाइयां भी सुनी, झगड़े भी सुने, बहस भी सुना। यही डेमोक्रेसी में होता है, और ये जिंदा रहनी चाहिए डेमोक्रेसी अगर जिंदा नहीं रहेगी तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा। तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू।